हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है बात करेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में। ये जनरल एप्टीट्यूड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी का जो है मेनली थ्योरी देखेंगे और कुछ गेट का पीवाईक्यू देखेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा ताकि आपको एक एक बात अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी का जो है थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी देखना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आपको बीच में हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आपको जो है आइडिया होना चाहिए, तब जाके आपको बात समझ में आएगी। और एक बात बताते हैं, पूरा जो प्रोबेबिलिटी है ये किस पे आधारित है? ये हमारा जो है लैंग्वेज पे आधारित है। अगर आप क्वेश्चन का लैंग्वेज सही से समझ गए तो क्वेश्चन 100% सही होगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन का लैंग्वेज ही नहीं समझ पा रहे हैं तो आपका क्वेश्चन समझ जाइए कि गलत हो जाएगा। मिस्टेक होता है, यहाँ बहुत है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में एक चीज पे गौर कीजिएगा, वो है लैंग्वेज, कि किस समय क्या कह रहा है। अगर आप लैंग्वेज पकड़ गए क्वेश्चन 100% सही होगा। प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, अगर नहीं भी आसान आपको लगता है तो आप ये लेक्चर पूरा देखिए, आपको आसान लगेगा। और गेट का पीवाईक्यू आप बहुत आसानी से बना लीजिएगा। ठीक ना। चलिए, तो सबसे पहला हमारा जो प्रोबेबिलिटी क्या होता है ये तो आपको मालूम है। किसी भी चीज का हम लोग संभावना निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी का बस एक बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का जो है एक बेसिक फॉर्मूला वो क्या है हमारा? P इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। क्या हो जाता है? P इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ठीक ना। तो प्रोबेबिलिटी ई मतलब हो गया इवेंट। ई मतलब क्या हो गया? इवेंट। तो किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालने का क्या फॉर्मूला? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, मतलब आप जो भी चीज चाहते हैं बटा उसमें कितना पॉसिबल आउटकम है। जैसे कि मान के चलिए कि अगर हम कोई सिक्का उछालते हैं, ठीक ना, उसमें हम हेड चाहते हैं, तो एक सिक्का में कितना हेड? एक हेड होता है। एक सिक्का में कितना हेड होता है? एक हेड होता है। ठीक है, और टोटल कितना हो सकता है? टोटल हमारा दो फेस होता है। एक हेड होता है, एक टेल होता है, यानी कि टोटल हमारा दो फेस होता है। हेड एक फेस होता है। अब कहेगा हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है? तो फेवरेबल आउटकम हो गया 1। और टोटल कितना होता है फेस? किसी भी सिक्का में टोटल दो फेस होता है, तो ये हो जाएगा 1/2। बात समझ में आ रही है? तो हमारा प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम। चलिए आगे और हम लोग देखते हैं। यहाँ से देखेंगे, जितना ज्यादा आप देखिएगा उतना अच्छा क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। अच्छा, आपसे जो है प्रोबेबिलिटी का रेंज भी पूछ देता है कभी कभी। मे भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि प्रोबेबिलिटी का रेंज क्या होता है। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 0 से 1 तक होता है। यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है, मतलब 0 भी होगा और 1 भी होगा, और 0 1 के बीच में भी होगा। ठीक है, उसके बाद अगर प्रोबेबिलिटी जो है हमारा 0 आ गया, इसका मतलब ये कौन सा इवेंट है? इम्पॉसिबल इवेंट है। अगर प्रोबेबिलिटी 1 आ गया, इसका मतलब ये क्या है? सर्टेन इवेंट है, या फिर ट्रू इवेंट आप कह सकते हैं इसको। अब जो है इसमें बेसिक डेफिनेशन आप देख लीजिए। एक्सपेरिमेंट हमारा क्या होता है? ठीक ना, एक्सपेरिमेंट क्या होता है? तो हम लोग कोई भी चीज जो हम करना चाहते हैं जिसमें आउटकम वगैरह आएगा तो उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे हम सिक्का उछाले, वो एक तरह का क्या एक्सपेरिमेंट है। सैंपल स्पेस क्या है? ये जो आपका नीचे जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है ना, एक तरह से ये भी हमारा क्या है? सैंपल स्पेस है। ठीक है, जितना भी पॉसिबल आउटकम है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसके सेट को सैंपल स्पेस कहते हैं। उसके सेट को क्या कहते हैं? सैंपल स्पेस कहते हैं। जो भी पॉसिबल आउटकम है उसके सेट को सैंपल स्पेस कहा जाता है। समझ गए ना। इवेंट हमारा क्या है? इवेंट मतलब कोई भी घटना हो गया। ठीक ना, इवेंट मतलब कोई भी घटना हो गया। जैसे सिक्का उछाले, वो हमारा क्या है? इवेंट है। ठीक है, और इसके अलावा एक और सब समझ सुनिएगा, वो है रैंडम। रैंडम मतलब अचानक। ठीक है, रैंडम मतलब अचानक, बिना कुछ सोचे समझे आप अचानक। जैसे कि मान के चलिए कोई सिक्का जो है रैंडमली उछाला गया है। ठीक ना, तो रैंडमली उछाला गया मतलब हम लोग जो है अचानक उछाल दिए। या फिर किसी बैग से रैंडमली दो गो बॉल सेलेक्ट कर लिए। कोई हमारा बैग है, उससे रैंडमली दो बॉल हम लोग सेलेक्ट कर लिए। तो हम लोग बिना कुछ सोचे समझे काम करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रैंडम कहते हैं। उसके बाद हमारा जो है फेवरेबल आउटकम होता है। फेवरेबल आउटकम मतलब जो चीज हमको चाहिए होता है। जैसे सिक्का उछाले, हम चाहते हैं हेड आ जाए, तो हेड जो हम चाह रहे हैं कि आ जाए उसको क्या कहेंगे? फेवरेबल आउटकम कहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कुछ बेसिक चीज जानकारी था प्रोबेबिलिटी के बारे में। अब आइए फॉर्मूला बात करते हैं, किसका किसका यूज पड़ता है। तो सबसे पहले हमारा जो है प्रोबेबिलिटी का रूल्स में हमारे पास जो है सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? एडिशन का रूल है। ठीक है, एडिशन में आपको देखिए दो केस बनेगा। पहला, अगर दो इवेंट ए और बी दिया हुआ है तो उसमें हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा? हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी करने का मतलब जो है कि आपका ये क्या हो जाएगा? जो भी हमारा कॉमन वाला पार्ट है उसको हटा रहे हैं। समझ गए ना। फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है वैसे कंडीशन में, तो प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा, आप 11 12 में भी पढ़े होंगे। दूसरा हमारा मल्टीप्लीकेशन रूल है। ठीक है, ये फॉर्मूला पे डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। समझ गए। मल्टीप्लीकेशन रूल में हमारा क्या है?
कि अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है। अच्छा, ये जो बार बार शब्द आ रहा है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब आपस में कोई लेना देना नहीं है, बात समझ में आ रही है, और डिपेंडेंट मतलब आपस में कुछ ना कुछ लेना देना है, मतलब एक एक्टिविटी दूसरे पे निर्भर कर रहा है, ठीक है। चलिए, जैसे मान के चलिए कि खाना बनेगा तब खाएंगे, ठीक ना, खाना बनेगा तब खाएंगे, तो खाना भी बनेगा और खाना भी है, तो ये दोनों आपस में क्या डिपेंडेंट एक्टिविटी है। तो उसी तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का केस रहेगा तो आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा, और डिपेंडेंट का केस रहेगा तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बी बाय ए, अब जो है ये जो आपको लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी बी लाइन ए, इसका क्या मतलब होता है ये भी आपको समझाएंगे अगले पार्ट में, जब हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे वहां पे आपको समझाएंगे। वैसे आप समझ लीजिए कि ये फॉर्मूला होता है, इस पर हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला जो होता है वो है कम्प्लीमेंट्री रूल। कम्प्लीमेंट्री रूल में क्या होता है कि अगर मान के चलिए पी ए डैश निकालना है, ए डैश हमारा क्या नहीं होने का प्रोबेबिलिटी है, बात समझ में आ रही है। जैसे कि पी ए अगर हमारा किसी चीज का होने का प्रोबेबिलिटी, पी ए डैश क्या होगा, नहीं होने का प्रोबेबिलिटी होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 - बी हो जाएगा। अच्छा, एक और बात इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि मान के चलो अगर कहीं पे हमारा और लिखा रहेगा, ठीक है, कहीं पे क्या रहेगा, लैंग्वेज में और रहेगा, अभी तुरंत आपको बोले प्रोबेबिलिटी लैंग्वेज का खिला है, कहीं भी आपका और लिखा रहेगा या फिर यूनियन लिखा रहेगा, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग प्लस करते हैं। अगर आपका कहीं पे भी एंड लिखा रहेगा या फिर कहीं पे इंटरसेक्शन रहेगा, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। बात समझ में आ रही है। इसके साथ साथ आपको एक और बात याद रखना है, क्या याद रखना है, जब हम लोग एक ही समय में कई सारा काम करते हैं, ठीक ना, क्या बोल रहे हैं फिर से सुनिएगा, जब हम लोग एक ही समय में कई सारा काम करते हैं, अगर वो सारा काम एक साथ करेंगे तब वहां पे गुना होता है, ठीक है, और वो सारा काम एक एक करके करेंगे तो वहां पे प्लस होता है। बात समझ में आ रही है, क्या बोल रहे हैं, नहीं होता है तो हम लिख देते हैं आपको, ठीक है। अगर हम लोग क्या करते हैं, इफ वी परफॉर्म ओनली वन ऑफ द जॉब एट ए टाइम, इफ वी परफॉर्म ओनली वन ऑफ द जॉब एट ए टाइम, मतलब एक समय में अगर हम लोग कोई एक काम कर रहे हैं, मतलब अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, एडिशन का काम करते हैं, वहां पे हम लोग जो है प्लस साइन का प्रयोग करेंगे। और गुना साइन का प्रयोग कब करते हैं, जब एक समय में हम लोग कई सारा काम एक साथ कर रहे होते हैं। क्या बोल रहे हैं, गौर से सुनिएगा, जब हम लोग एक समय में कई सारा काम एक साथ कर रहे होते हैं तो वहां पे गुना का काम करते हैं। इफ वी परफॉर्म, अगर हम लोग परफॉर्म करेंगे क्या, इफ वी परफॉर्म ऑल द जॉब्स एट ए टाइम, हम लोग एक समय में जो है कई सारा जॉब एक साथ करेंगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, गुना का सिंबल रहेगा, ठीक है। बात समझ गए ना। तो ये आप लैंग्वेज का देख लीजिएगा कि हमको एडिशन कहाँ करना है, जब हमारा और या यूनियन रहेगा, ठीक है, एंड या इंटरसेक्शन रहेगा तो हमको क्या करना है, गुना करना है। उसके बाद अगर हम लोग एक समय में एक काम कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग जो है एक समय में एक काम कर रहे हैं तो हमारा क्या रहेगा, एडिशन होगा। और एक समय में हम लोग सारा काम कर रहे हैं तो हमका क्या रहेगा, गुना रहेगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीज आप देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में लैंग्वेज के अनुसार हम लोग वहां पे बनाते हैं, कैलकुलेशन वगैरह करते हैं, तो आपको कोई दिक्कत ना होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। आगे हम लोग क्या देखेंगे, आगे हम लोग जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखेंगे। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के केस में हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ए बार बी, ए बार बी का ये ए स्लैश बी, इसका मतलब क्या हो जाता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ए लाइन बी, इस तरह का सिंबल में कहीं भी लिखा रहेगा आप समझिएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। इसमें जो हमारा बी लिखा हुआ है वो हमारा नीचे चला जाएगा, मतलब कि बी ऑलरेडी हो चुका है, अब ए होने वाला है, इसको इस तरीके से लिखते हैं। बात समझ में आ रही है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। जैसे कि कोई इवेंट होगा तभी ये दूसरा होगा, या फिर कोई ऑलरेडी हो चुका है तब दूसरा होगा, तो वैसे केस में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाते हैं। जैसे कि इंटरप्रिटेशन में हम लोग देखिए बताते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट बी हैज ऑकर्ड, मतलब कोई घटना ऑलरेडी हो चुका है तब बी ए होने का क्या संभावना है।
बात समझ में आ रही है? बी आपका जो है ऑलरेडी हो चुका है, फिर ए होने का क्या संभावना है वो पूछ रहा है, तो वैसे कंडीशन में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोग लगाते हैं। उसके बाद एक और चीज है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम से भी आपको सवाल पूछ सकता है, 11 12 में आप पढ़े होंगे बेस थ्योरम, ठीक है। बेस थ्योरम का क्या फॉर्मूला है वो आपके सामने लिखा रहा है। बेस थ्योरम का फॉर्मूला पी एस ए स्लैश बी बराबर क्या हो जाएगा, पी बी स्लैश ए इंटू पी ए बाय पी बी हो जाएगा। ये हमारा जो है बेस थ्योरम का फॉर्मूला है, ठीक है। और इसका यूज कहाँ पे है, जहाँ पे हमको रिवर्स प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करना होगा वहां पे हम लोग बेस थ्योरम लगाते हैं। तो अच्छा एक और बात बताते हैं, अभी तक के जो भी सवाल पूछा उसमें बेस थ्योरम से अभी तक में एप्टीट्यूड में सवाल नहीं आया, लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से सवाल आया है, समझ गए ना? तो आप देख लीजिएगा। आइए हम लोग जो है यहाँ से और आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड और भी चीज जानकारी लेते हैं प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। तो सबसे पहला बात है, देखिए प्रोबेबिलिटी में आपसे चार तरह से सवाल पूछता है। प्रोबेबिलिटी में एप्टीट्यूड के केस में आपसे जो है चार तरह से सवाल पूछेगा। पहला आपसे डाइस से रिलेटेड सवाल पूछेगा, दूसरा आपसे क्वाइन से रिलेटेड सवाल पूछेगा, तीसरा आपसे जो है कार्ड से रिलेटेड सवाल पूछता है, ठीक है। और चौथा चीज जो है वो हमारा बॉल से रिलेटेड सवाल पूछता है, बॉल्स। और वो बॉल्स आपको कहाँ से निकालना है, बैग से निकालना होता है। तो ये चार तरह का सवाल जनरली यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, डाइस से रिलेटेड, कॉइन से रिलेटेड, कार्ड से या बॉल से रिलेटेड, ठीक है। अब किस सिचुएशन में सवाल को कैसे डील करते हैं, कैसे सैंपल स्पेस बनाते हैं, तो वो भी चीज हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग जो है डाइस से रिलेटेड देखते हैं। डाइस में क्या होता है कि एक सिंगल डाइस में 6 फेस होता है। 6 फेस मतलब आपको मालूम है किसी भी क्यूब में 6 फेस होता है, और उस 6 फेस पे हमारा जो है नंबरिंग किया रहता है, 1 से लेकर के 6 तक नंबरिंग किया रहता है, ठीक है। बात समझ में आ गई? अगर हमारा जो है एक डाइस फेंका गया तो कोई भी नंबर आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/6। कोई भी नंबर, जैसे कि मान के चलो अगर पूछेगा 2 आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, तो वो हो जाएगा 1/6। अब यहाँ पे हमारा जो सैंपल स्पेस होता है वो क्या होता है, 6 होता है, ठीक ना। जैसे मान के चलिए आपको जनरली जो सवाल देता है वो हमारा होता है वन डाइस। वन डाइस के केस में हमारा जो है सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, से 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 6 हमारा क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। अगर आपसे कहेगा 2 डाइस, बात समझ में आ रही है? तो अब इसका सैंपल स्पेस कैसे बनाइएगा, ठीक। तो इसमें देखिए सैंपल स्पेस बनाने का डाइस के केस में क्या फॉर्मूला होता है, जैसे ट्रिक क्या है वो बता रहे हैं। जैसे एक डाइस का रहा है तो डाइस के आगे 1 लिखा है तो यहाँ पे 6 पे पावर 1 कर दीजिए। अगर 2 डाइस का रहा है तो डाइस के आगे 2 लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप क्या कीजिए, 6 का स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि हमारा टोटल जो है 36 सैंपल स्पेस बनेगा इसमें, 2 डाइस के केस में। अब 36 सैंपल स्पेस क्या होगा, वो तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। जैसे कि पहला में 1 1 आ जाए, ठीक है, दूसरा में हमारा क्या आ जाए, 1 2 आ जाए, एक डाइस में 1, दूसरा में 2 आ जाए, बात समझ में आ रही है? फिर तीसरा में हमारा क्या है, एक में 1 आ जाए, दूसरा में 3 आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है बनाते जाएंगे, टोटल 36 सैंपल स्पेस बनता है, याद रखिएगा 2 डाइस के केस में। आप डायरेक्ट इस्तेमाल कीजिए, बात समझ में आ रही है? 9 10th में या 11 12 में हम लोग रहते हैं बैठ के सैंपल स्पेस बनाते हैं, यहाँ आपको हम ट्रिक बता रहे हैं। अगर तुमको क्वेश्चन में 3 डाइस कर देगा, ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या होगा, 6 पर पावर 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो सैंपल स्पेस बनाना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें आपसे जनरली जो सवाल पूछेगा, इवन नंबर आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हमारे पूरे डाइस में, एक सिंगल डाइस में कितना इवन नंबर, जैसे ये आपका सिंगल डाइस का सैंपल स्पेस है, इसमें इवन नंबर कौन सा है, 2 4 6, यानी कि 3 इवन नंबर है। बात समझ में आ रही है? इसमें हमारा जो है इवन नंबर कितना है, 3 गो है, ठीक है। आपका इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम 3, सैंपल स्पेस टोटल 6, 3/6, यानी कि 1/2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आपको यही सब जनरली पूछता है कि इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ऑड नंबर आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, प्राइम नंबर आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, यही सब चीज आपसे पूछेगा। बात समझ में आ रही है? चलिए ठीक है। 2 डाइस के केस में आपको सम से रिलेटेड पूछता है। 2 डाइस के केस में आपसे पूछेगा कि सम हमारा जो है 7 आए, ऐसा क्या प्रोबेबिलिटी है। बात समझ में आ रही है? तो ये सब चीज यहाँ से पूछेगा तो आप देख लीजिएगा, ठीक। तो सैंपल स्पेस बनाने का आप समझ गए, हमारा जो है 6 पे पावर, अगर 1 डाइस रहेगा 6 पे पावर 1, यानी कि मेन फॉर्मूला हमारा क्या है, 6 पे पावर n। अगर 1 डाइस है तो 6 पे पावर 1, 2 डाइस है तो 6 पे पावर 2, ठीक। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला हमारा जो है कॉइन टॉस प्रॉब्लम। कॉइन टॉस प्रॉब्लम में हमारा क्या है, इसमें सैंपल स्पेस कैसे बनेगा। अच्छा एक और बात, सिक्का में दो ही चीज निकल के आता है, या तो हेड निकल के आएगा या तो टेल निकल के आएगा, ठीक है। अब हेड या टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2। हेड या टेल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है हमारा, 1/2 है, ठीक है। अब मान के चलो इसमें सैंपल स्पेस कैसे बनेगा, हमारा सिक्का के केस में सैंपल स्पेस कैसे बनता है। जैसे कि मान के चलो हमारा जो है सिक्का के केस में हमारा क्या होता है,
जैसे अगर इसमें भी सैंपल स्पेस बनाने का 2 पर पावर n फॉर्मूला है, जैसे डाइस में आपको 6 पर पावर n बताए थे, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है 2 पर पावर n। ठीक, अगर हमारा 1 पॉइंट रहेगा तो इसमें सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा 2 पर पावर 1, यानी कि 2 कौन कौन सा सैंपल स्पेस बनेगा, एक हेड हो सकता है, दूसरा टेल हो सकता है। अगर हमारा 2 पॉइंट रहेगा तो सैंपल स्पेस हमारा क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब कौन कौन सा हो सकता है, एक हेड हो सकता है। अच्छा चलिए 1 मिनट रुकिएगा जरा, इसको बताते हैं आपको। ये 4 सैंपल स्पेस कैसे बनाते थे इसलिए देखो। पहला सिक्का में हेड आ सकता है, दूसरा में टेल आ जाएगा, पहला में हेड आएगा, दूसरा में भी हेड आ जाएगा, पहला में टेल आएगा, दूसरा में हेड आ जाएगा, दूसरा में टेल आएगा, तीसरा इसमें भी टेल आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 4 सैंपल स्पेस हो गया। अगर 3 कॉइन्स रहा, ठीक है, तो इसमें हम लोग सैंपल स्पेस क्या बनाएंगे 2 का क्यूब बनाएंगे, यानी कि 8 सैंपल स्पेस बनता है। अगर 4 कॉइन्स रहा तो हमारा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा 2 पर पावर 4 16 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सैंपल स्पेस बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक, और हेड आने का क्या प्रोबेबिलिटी है 1/2, टेल आने का क्या प्रोबेबिलिटी 1/2। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस तरह से इसके अलावा पूछता नहीं है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा जो है कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, कार्ड वाला में आपको क्या याद रखना है, हमारा टोटल कार्ड कितना होता है 52 कार्ड होता है। ठीक है, जिसमें कि 4 सूट्स होता है। ठीक है, और हर एक में जो है 13 कार्ड होता है। ठीक, यानी कि 4 कैटेगरी में बटा हुआ है। कार्ड वाला जो प्रॉब्लम है वो हमारा जो है 4 कैटेगरी में बटा हुआ है। सबसे पहले तो हमारा जो 52 कार्ड होता है ये 2 कैटेगरी में बटा हुआ है। ठीक है, इसमें 26 रेड होता है और 26 ब्लैक होता है। बात समझ में आ रही है, 52 कार्ड में जो है आपका 26 को जो है रेड होता है, और ब्लैक जो है वो कितना होता है, ये होता है 26 को। ठीक ना, इसमें भी हमारा जो है रेड में 2 कैटेगरी में बटा होता है, डायमंड और हार्ट। एक होता है डायमंड, दूसरा होता है हार्ट। हार्ट का संख्या कितना है 13, डायमंड का संख्या कितना है 13। बात समझ में आ रही है, डायमंड में आपको इस तरह का शेप देखने को मिलेगा कार्ड में, हार्ट में जो है आपको हार्ट जैसा शेप देखने को मिलता है। बात समझ गए। ठीक है, उसी तरह से ब्लैक में भी हमारा 2 कैटेगरी में बटा हुआ होता है। कौन कौन सा होता है, एक क्लब होता है, दूसरा स्पेड होता है। स्पेड का संख्या भी 13, क्लब का भी संख्या 13। तो आपको जो है नंबर बस इसका याद रखना है और कोई बात नहीं है। ठीक ना, अब इसमें जो है हमारा और भी चीज होता है, जैसे कि अगर फेस कार्ड पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा फेस कार्ड पूछेगा। फेस कार्ड मतलब कार्ड के ऊपर जो है फेस बना हुआ रहता है। किस किस कार्ड के ऊपर फेस बना रहता है, किसका किसका फेस बना रहता है, एक जो जेल लिखा हुआ रहेगा, गुलाम जिसको आप कहते हैं, एक बेगी रहेगा, बेगम जिसको आप क्यून कहते हैं, फिर हमारा किंग रहेगा। ये 3 फेस कार्ड है, यानी कि हमारा जो है 4 तरह का क्या कहते हैं 4 सूट्स है, तो हमारा टोटल फेस कार्ड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुना 4 सूट्स। 4 सूट्स कौन कौन सा है, एक डायमंड हो गया, एक हार्ट हो गया, एक क्लब हो गया, एक स्पेड हो गया, यानी कि 3 गुना 4, टोटल फेस कार्ड कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। बात समझ गए। अच्छा, एक और बात पूछा जाता है आपसे, वो हमारा क्या है, ऑनर कार्ड कितना होगा। ऑनर कार्ड में हमारा क्या क्या आ जाता है, इसमें आपका इक्का आ जाएगा, गुलाम आ जाएगा, बेगम आ जाएगा, क्यू ये लिखा हुआ है, और किंग आ जाएगा, यानी कि टोटल हमारा कितना होता है, ये 4 आ गया। ऑनर कार्ड हो जाएगा टोटल 16 को। ठीक है, ये जो 4 से गुना कर रहे हैं बार बार, वो हमारा क्या 4 सूट्स होता है, इसलिए हम लोग 4 से गुना कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है निकाल लीजिएगा यहाँ पे। बात समझ में आ रही है, यानी कि कुल मिलाकर अगर आपको सैंपल स्पेस बनाना आ गया तो क्वेश्चन हमारा जो है आसान पड़ता है। ठीक, उसके बाद बॉल प्रॉब्लम है। अच्छा, एक और बात आपको बता रहे हैं, जैसे कि हमारा जो बॉल का प्रॉब्लम होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, बैग के अंदर या बॉक्स के अंदर से बॉल को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि हमारा क्या होता है सिलेक्शन का काम हो रहा होता है। जब भी हम लोग सिलेक्शन का काम करते हैं तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम लोग जो है सिलेक्शन का काम कर रहे होते हैं तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं एनसीआर का प्रयोग करते हैं, कॉम्बिनेशन का प्रयोग करते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप पढ़े ना, तो एनसीआर का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए आप देखिएगा ये बैक बॉल वगैरह का जो प्रॉब्लम है, बैक बॉल वाला या बैक बॉक्स वाला, बॉल बॉक्स वाला, तो उस तरीके केस में आप देखिएगा हम लोग एनसीआर का प्रयोग करते हैं। या फिर अभी तुरंत आपको कार्ड्स के बारे में बताया,
कार्ड्स में भी हमारा क्या होता है, जब हमको कार्ड सेलेक्ट करना होता है तो वहां पे भी हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एनसीआर का प्रयोग करते हैं। बात समझ गए। तो ये हमारा जो है कुछ बेसिक आइडिया हो गया। आइए हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं, फिर गेट का पीवाईक्यू देखेंगे। सबसे पहला हमारा जो है प्रोबेबिलिटी में जो सिंपल क्वेश्चन पूछता है वो आपसे क्या है, पहला एग्जांपल का टाइप देखिए, सिंपल प्रोबेबिलिटी जो पूछेगा उसमें आपसे क्या पूछता है, ये बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स 3 ब्लू बॉल्स। एक बैग में जो है 5 रेड बॉल है 3 ब्लू बॉल है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल। लाल बॉल आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, बात समझ में आ रही है। तो हमारा जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, टोटल आउटकम क्या है, टोटल आउटकम मतलब बैग में टोटल कितना बॉल है, 5 3 8 बॉल है टोटल हमारा बैग में। अब उसमें से रेड बॉल कितना है, 5 है। ठीक है, तो हमको क्या चाहिए, हमको रेड बॉल ही चाहिए ना, तो ये हमारा क्या फेवरेबल आउटकम है। ठीक है, हमको रेड बॉल क्या चाहिए ना, तो ये हमारा फेवरेबल आउटकम है। तो हमारा फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, रेड बॉल का संख्या 5 दिया हुआ है तो ये हमारा 5 हो जाएगा। अब हमको इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है कि हमारा जो है प्रोबेबिलिटी किस चीज का, रेड बॉल आने का। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, फेवरेबल इवेंट हमारा इसमें क्या 5 है, फेवरेबल इवेंट 5 है और टोटल हमारा कितना है 8 है, यानी कि प्रोबेबिलिटी हमारा क्या हो जाएगा 5/8, इसका आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है वो किस चीज का है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इसमें हमारा क्या कर रहा है, एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए डेक, डेक मतलब होता है ताश का गड्डी। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी इट इज ए किंग गिवन इट ए फेस कार्ड। अगर आपको फेस कार्ड दे दिया तो उसमें से किंग आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। एक ताश के गड्डी में से जो है आपको जो है किंग आने का क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर आपको क्या दिया हुआ है, फेस कार्ड दिया हुआ है। तो अभी तुरंत आपको बताया टोटल फेस कार्ड कितना होता है, 12 होता है, यानी कि हमारा जो सैंपल स्पेस, नीचे सैंपल स्पेस लिखते हैं वो हो गया 12। अब इसमें से किंग आने का, तो टोटल कितना किंग होता है, 4 किंग होता है टोटल। ठीक है, टोटल कितना किंग होता है, 4 किंग होता है। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 4/12। बात समझ में आ रही है, प्रोबेबिलिटी जो है फेस, ये किंग आने का फेस कार्ड में से वो क्या हो जाएगा 4/12, यानी कि 1/3 आंसर होगा इस क्वेश्चन का। यहाँ देखिए 1/3 लिखा हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, प्रोबेबिलिटी का सवाल में बस नीचे क्या लिख लेना है, टोटल पॉसिबल आउटकम, जिसको आप सैंपल स्पेस कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग एनएस से दिखाते हैं। उसके बाद हम लोग फेवरेबल इवेंट लिख देते हैं, जिसको हम लोग ई से दिखाते हैं। ठीक है, और यहाँ से आपको क्या मिल जाता है, फिर इसका रेशियो जब आप ले लीजिएगा या डिवाइड कीजिएगा तो आपको क्या मिल जाता है, प्रोबेबिलिटी मिल जाता है। बात समझ गए ना। चलिए अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा किस पे पूछा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री रूल पे। कॉम्प्लीमेंट्री रूल ये देखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि मान के चलिए आपको दिया हुआ द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन टुडे इज 0.7। आज बारिश होने का प्रोबेबिलिटी 0.7 है, आज बारिश नहीं होगा इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा। ठीक है, तो अभी तुरंत आपको बताए थे कि कोई भी इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी जो है वो हमको दिया हुआ है, तो हम लोग नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकाल सकते हैं, 1 माइनस करके कर देंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री वाला आपको फॉर्मूला हम स्टार्टिंग में बताए थे। तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, रेन नहीं होने का हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस रेन होने का प्रोबेबिलिटी, यानी कि 1 माइनस 0.7, 0.3 इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ गए। इस तरह से बेसिक बेसिक सवाल बनता है। अब हम लोग जो है गेट का पीवाईक्यू देखते हैं, जिसके लिए आप वीडियो में बने हुए हैं अभी तक। पीवाईक्यू का क्वेश्चन भी बहुत आसान है। देखिए पहला क्वेश्चन जो है ये हमारा जो है गेट 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। ठीक, क्या कहता है, टू आइडेंटिकल क्यूब शेप डाइस। टू आइडेंटिकल क्यूब शेप मतलब एक ही तरह का डाइस है, दोनों एक समान है। यहाँ पे आपको 2 दे दिया था, आप समझ जाएगा कितना डाइस का क्वेश्चन है। जैसे यहाँ आपको क्या कर रहा है 2 और यहाँ लिखा हुआ है डाइस, मतलब हमारे पास जो है 2 डाइस है। तो सैंपल स्पेस हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल सैंपल स्पेस 6 का स्क्वायर, यानी कि 36। बस समझ गए, टोटल सैंपल स्पेस हमारा क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है क्वेश्चन का कंडीशन अलग अलग है, दोनों डाइस के बारे में पहले पूरा बात सीखिए। ठीक है, पूरा बात सीखिए। यहाँ पे 36 नहीं लगे, कुछ और लगे, देखिए क्या कहता है, टू आइडेंटिकल क्यूब शेप डाइस ईच विथ फेस नंबर्ड 1 to 6 रोल्ड साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, दो पासा जो है जिसपे कि 1 से 6 तक नंबर लिखा हुआ है, दोनों को एक साथ फेंका गया है। पहला लाइन हो गया, द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवन नंबर इज रोल्ड आउट ऑन ईच डाइस। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है, हर एक डाइस पे इवन नंबर आया है, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। क्या कह रहा है, पहला लाइन कह रहा है कि हम लोग जो है दो डाइस फेंके हैं और उस डाइस पे 1 से 6 तक नंबर लिखा हुआ है, दोनों डाइस को एक साथ फेंके हैं। हर एक डाइस पे, यहाँ पे लैंग्वेज में आप गलती कर सकते हैं, मिस्टेक हो सकता है। हर एक डाइस में, ईच डाइस में क्या कर रहा है, इवन नंबर आने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो जैसे मान के चलिए कि इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ऑकरेंस ऑफ
इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाइस। पहले डाइस पे इवन नंबर आने का क्या प्रोबेबिलिटी होता है? ठीक है, तो इसको हम लोग E1 से दिखा रहे हैं। उसी तरीके से हम लोग जो है E2 से क्या दिखाएंगे? ऑकरेंस ऑफ इवन नंबर ऑन सेकंड डाइस। सेकंड डाइस पे इवन नंबर आने का क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगा? ये हो जाएगा E2। इसको हम लोग E2 से दिखाते हैं। समझ गए? तो ये दो इवेंट हो गया। अब यहां से हमको क्या कर रहा है कि दोनों डाइस फेंका गया है। तो पहला वाला डाइस पे इवन नंबर आने का प्रोबेबिलिटी PE1 क्या हो जाएगा? इवन नंबर क्या होता है देखिए, 1 2 3 4 5 6। इसमें इवन नंबर कौन कौन सा है? इसमें इवन नंबर है 2 4 6, यानी कि इवन नंबर हमारा टोटल कितना है? 3 है। बात समझ में आ रही है? तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम हो जाएगा वो 3। और टोटल सैंपल स्पेस, एक डाइस के केस में टोटल सैंपल स्पेस 6। ठीक है, उसी तरह से दूसरा डाइस जो है टोटल सैंपल स्पेस 6, इवन नंबर आने का 3। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? साइमल्टेनियसली बोल रहा है। साइमल्टेनियसली मतलब क्या होता है? एक साथ। तो अभी तुरंत आपको बताया कि कोई काम अगर हम एक साथ करेंगे तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? गुना करते हैं। ठीक है, कोई काम हम लोग एक साथ जब करेंगे तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा, पहला इवेंट हमारा क्या है? पहला इवेंट का प्रोबेबिलिटी है 3/6। दूसरा का प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/6। दोनों को हम लोग एक साथ कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, इसलिए बीच में क्या होगा? गुना होगा। अभी थोड़ा देर पहले आपको बताया दो काम एक साथ करेंगे तो गुना होता है। दो काम को एक साथ नहीं करेंगे, अलग अलग करेंगे तो वहां पे एडिशन होता है। तो ये हमारा क्या आंसर आ जाएगा? ये हो जाएगा 1/4। 1/4 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो हमारा क्या है? 1/4 है। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा कुछ नहीं था, बस आपको समझाने के लिए इतना कुछ लिखना पड़ा है। नहीं तो हम लोग ये क्वेश्चन अगर मान के चलिए अगर आपको अच्छे से आता है तो ये क्वेश्चन हमको लगता है कि 1 मिनट भी नहीं लगेगा बनाने में। 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन बनने वाला है। समझ गए ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन जो है ये गेट 2017 का क्वेश्चन है, शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। बात समझ में आ रही है? दूसरा क्वेश्चन जो है गेट 2017 का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कर रहा है? 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। दो पासा को एक साथ फेंका गया। 2 डाइस में हमारा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 36 हो जाएगा सैंपल स्पेस। द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे पढ़िए क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप फेसेस ऑफ द डाइस इज ए परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कि मान के चलो ये एक डाइस हो गया, दूसरा डाइस हो गया। इस पे एक नंबर आया, उसको x से दिखा रहे हैं, इसका दूसरा नंबर आया y से दिखा रहे हैं। अब आपको सवाल ये कर रहा है कि आप जब इसका प्रोडक्ट लीजिएगा x इंटू वाई कीजिएगा तो ये हमको क्या मिलना चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर मिलना चाहिए। इसका क्या क्या प्रोबेबिलिटी है? बात समझ में आ रही है? जैसे कि ये आपका दो डाइस है, एक पे फेंकने के बाद कुछ नंबर आया जिसको हम एक्स से दिखा रहे हैं, दूसरा डाइस जिस पे फेंके नंबर आया उसको वाई से दिखा रहा है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, जब आप इसका प्रोडक्ट लीजिएगा तो एक्स इंटू वाई कीजिएगा। ठीक है, तो हमको क्या मिलता है? एक परफेक्ट स्क्वायर मिलता है। बात समझ में आ रही? परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी है? तो कौन कौन सा केस में परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा वो हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। तो हमको क्या चाहिए? हमको परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? फेवरेबल इवेंट या फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम हमारा क्या क्या है? तो हमारा क्या क्या हो सकता है, जैसे देखिए, सबसे पहला तो अगर हमारा 1 1 आ जाए तो 1 इंटू 1, 1 का स्क्वायर एक परफेक्ट स्क्वायर है। दूसरा 1 और 4 ले लें हम लोग। तीसरा हम लोग क्या ले लें? 2 2 ले लें। ठीक है, फिर क्या ले लें? 3 3 ले लें। इस सबको जब आप गुना कीजिएगा तो एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और हमारा जो है फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा? टोटल गिन के देखो, 1 2 3 4 5
6 7 8, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 8 हो जाएगा। अब ये परफेक्ट स्क्वायर कैसे, जैसे कि तुम मान के चलो ये पहला वाला 1 इंटू वन लोगे, 1 इंटू वन हमारा क्या आता है 1 आता है, जो कि क्या परफेक्ट स्क्वायर है। अगर 1 इंटू फोर करोगे तो 1 इंटू फोर ये हमारा क्या आता है 4 आता है। 4 हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 इंटू टू करोगे 2 इंटू टू ये भी हो गया 4। 4 हमारा क्या है 2 का स्क्वायर है। जैसे 5 इंटू फाइव कीजिएगा ये क्या आता है 25 आता है। 25 हमारा क्या 5 का स्क्वायर है। इसी तरह से परफेक्ट स्क्वायर कितना है टोटल 8 हो गया। अब सैंपल स्पेस कितना बनेगा अभी तुरंत आप निकाले 2 डैश के केस में 36 हो जाएगा। ठीक है, सैंपल स्पेस हमारा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है, बात समझ में आ रही, फेवरेबल आउटकम 8 हो गया। टोटल आउटकम क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 36। प्रोबेबिलिटी हमारा क्या हो जाएगा फेवरेबल आउटकम 8 टोटल 36, 8 बाई 36 हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4 से 2 ये 9, 2 बाई 9 इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, 2 बाई 9 इसका आंसर होगा, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ग्रेड 2015 में पूछा गया सवाल है, शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ये 15 में। ठीक, ये क्वेश्चन आपका कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, देखिएगा। 4 कार्ड्स आर रैंडमली सेलेक्टेड, यहाँ पे एक शब्द है सिलेक्शन, जैसे ही सिलेक्शन आएगा यानी कि कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन बनेगा, और कॉम्बिनेशन मतलब एनसीआर से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, पैक ऑफ 52 कार्ड, 52 कार्ड में से 4 कार्ड सेलेक्ट किया गया है। यहाँ पे लैंग्वेज पकड़िएगा खाली। ठीक है, 52 कार्ड में से कितना कार्ड सेलेक्ट किया गया है 4 कार्ड जो है सेलेक्ट किया गया। इफ द फर्स्ट 2 कार्ड्स आर किंग, 4 कार्ड जो आप सेलेक्ट किए, सवाल देखो 52 में से जो है हम लोग 4 कार्ड सेलेक्ट किए। ठीक है, 52 में से हम लोग 4 कार्ड सेलेक्ट किए, पहला और दूसरा कार्ड किंग हो गया। ठीक है, तीसरा चौथा आपको मालूम नहीं कि क्या है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट थर्ड कार्ड इज किंग, तीसरा कार्ड जो है ये भी किंग हो जाए, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है ये आपसे पूछ रहा है। बात समझ में आ रही है, जैसे कि हमने क्या था 52 पत्ता था, सॉरी 52 पत्ते का जो है कार्ड का, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 52 पत्ते का कार्ड का गड्डी था। ठीक है, उसमें से हमने 4 कार्ड निकाला रेंडमली, जो है हमने 4 कार्ड निकाला रेंडमली, मतलब बिना कुछ सोचे समझे बिना प्लानिंग के हमने अचानक से खींच के निकाल लिए। अब उसमें से 4 में से 2 कार्ड आपका किंग निकल गया, अब तीसरा भी किंग होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। बात समझ में आ रही है, तो यहाँ पे हम लोग जो है जनरली जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बनाते हैं उसमें क्या लिखते हैं, इसमें हम लोग जो है लिखते हैं प्रोबेबिलिटी में फेवरेबल आउटकम, और नीचे हमारा हो जाएगा टोटल आउटकम। ठीक है, फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम हो जाएगा। फेवरेबल आउटकम क्या है और टोटल आउटकम क्या है आइए देखते हैं। फेवरेबल आउटकम मतलब जो कि हमको चाहिए। ठीक है, पहले टोटल आउटकम देख लेते हैं, जैसे कि 52 पत्ता में से 2 गो तो हमारा किंग हो गया, ये कंफर्म हो गया। अब जो तीसरा किंग आएगा वो कितना में आएगा 50 में से आएगा। बात समझ में आ रही है, जैसे 52 पत्ता में से हम 4 पत्ता अलग किए, 4 पत्ता में 2 पत्ता हमारा जो है किंग निकल गया। तीसरा पत्ता से जो अब किंग आने की प्रोबेबिलिटी है, तो वो हमारा तीसरा पत्ता किससे निकलेगा, तो 52 में से 2 आप माइनस कर दीजिए, क्योंकि 2 तो किंग ऑलरेडी कंफर्म है। ठीक है, तो अब हमको जो बच गया वो हमारा क्या हो जाएगा 50 पत्ता बच जाएगा। 50 में से हमको किंग निकालना है। ठीक है, 50 में से हमको क्या निकालना है किंग निकालना है, 50 में से एक पत्ता आपको किंग चाहिए, ये हो जाएगा 50C1। बात समझ में आ रही है, 50C1 कैसे होगा, 52 में से तो 2 पत्ता तो आपका ऑलरेडी किंग आ चुका है ना, तो उस दोनों को तो आप साइड कर चुके हैं, अब जो बच गया 50 पत्ता उसमें से किंग क्या हो सकता है। ठीक, तो ये हो जाएगा 50C1, उसमें से आपको एक ही किंग चाहिए। फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम मतलब जो आपको चाहिए, तो अब जो है आपके पास जो है टोटल किंग कितना बचा हुआ 52, 50 पत्ता में तो बहुत तरह का पत्ता होगा, किंग भी होगा, क्वीन भी होगा, जैक भी होगा, नंबर भी होगा, एस भी होगा। ठीक है, तो आपको जो है चाहिए वो किंग चाहिए, तो टोटल किंग जो है अब कितना बचा हुआ है 52 में से 2 ऑलरेडी निकल चुका है, 50 में से अब टोटल 2 गो किंग बचा है, उस 2 में से आपको कितना चाहिए एक चाहिए, ये हमारा क्या हो जाएगा 2 बचा हुआ उसमें से एक चाहिए 2C1 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए,
टू सी वन का वैल्यू क्या होता है, एनसीआर का वैल्यू क्या होता है भाई, एनसीआर का वैल्यू एन होता है। बात समझ गए ना। उसी तरीके से तो 2c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, और 50c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 50, तो 2/50 यानी कि 1/25 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। बात समझ में आ रही है। 2/50, चलिए ये देखिए बी ऑप्शन सही होगा। बात समझ गए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन किस चीज का था, कॉम्बिनेशन या सिलेक्शन का क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन हमारा जो है मेनली आसान ही होता है, बहुत ज्यादा तिगड़म वाली बात है नहीं। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी बहुत आसान चीज है, बस आपको क्या ध्यान में रखना है, दो चीज ध्यान में रखना है। वो क्या क्या ध्यान में रखना है, एक हमारा जो है लैंग्वेज। ठीक है, आपको लैंग्वेज पकड़ में आना चाहिए, लैंग्वेज पकड़ने में गलती की है आपका कहानी खत्म हो जाएगा। उसके बाद कहाँ प्लस करना है और कहाँ जो है हमारा गुना करना है, ये चीज आपको समझ में आ गया, प्रोबेबिलिटी बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको जो है सैंपल स्पेस बनाने आना चाहिए, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम, वो चीज आपको आना चाहिए। आपको तो हम बता ही दिए, क्वाइन के केस में क्या होगा 2 पर पावर n, डाइस के केस में क्या होगा 6 पे पावर n होगा। इसके साथ साथ आपको जो है बेसिक कॉम्बिनेशन आना चाहिए, एनसीआर। ठीक है, इतना चीज आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं छूटता है। समझ गए ना, कंफर्म रखिए, सही बना पाइएगा। और एक बात बताते हैं, अगर आप पहले जब भी प्रोबेबिलिटी पढ़े हुए आपके मन में अगर डर बैठा हो, उस डर को पहले खत्म कीजिए, क्योंकि उस समय आपको नहीं समझ में आता, ऐसा थोड़ी कभी भी समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन लगाइएगा, जरूर समझ में आएगा। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं, ये सवाल पढ़िए क्या कर रहा है। इन द फिगर सोन एवं पी क्यू आर एस इज ए स्क्वायर। चलिए ये तो हमको भी दिख रहा है कि पी क्यू आर एस जो है वो हमारा क्या है, एक स्क्वायर है, पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है। द शेडेड पोर्शन इज फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ सेक्टर्स ऑफ सर्कल विथ रेडियस इक्वल टू द साइड ऑफ द स्क्वायर एंड सेंटर एस एंड क्यू। अरे कुछ नहीं कर रहा है, जैसे कि पहला बार में क्या कर रहा है कि आप एस को सेंटर मानिए, और एक जो है आप इस तरीके से एक सेक्टर बनाइए। ठीक है, इस तरीके से जो है ये मान के चलो कि एस को सेंटर मान के इस तरह से सेक्टर बन गया। ठीक ना। उसके बाद क्या कर रहा है कि क्यू को सेंटर मानिए और एक सेक्टर बनाइए, तो क्यू को सेंटर मान के जब तुम सेक्टर बनाओगे तो इस तरीके से सेक्टर बन गया। ठीक है, अब आपको क्या कर रहा है कि आपको जो कॉमन एरिया है, अब आपका बात किसका कर रहा है, कॉमन एरिया, यानी कि ये वाला एरिया का आपसे बात कर रहा है। समझ गए ना। पहला लाइन का यही मतलब था, पहला जो यहाँ से यहाँ तक ये लिखा हुआ है क्यू तक, इसका यही मतलब था कि हमने जो है एक स्क्वायर लिया, उसमें जो है एक बार एस को सेंटर माने, एक बार क्यू को सेंटर माने, और इस तरह का शेप बनाए। उसके बाद ये जो सेंटर बीच में शेप बन रहा है उसको हमने रंग दिया है। ठीक है, अब यहाँ से सवाल क्या पूछता है, द प्रोबेबिलिटी दैट एनी पॉइंट पिक्ड रैंडमली विद इन द स्क्वायर फॉल्स इन द शेडेड एरिया इज। मान के चलो ये पूरे स्क्वायर में से हम लोग कोई भी एक रैंडमली पॉइंट उठाते हैं या पॉइंट बनाते हैं, ठीक है, वो हमारा इस शेडेड रीजन में आएगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। बात समझ में आ रही है कि ये जो हमने पहले स्क्वायर देख लिया, अब स्क्वायर के बाद जो है ये अंदर में एक शेडेड रीजन है, इस तरह का जो बन रहा है, शेप बन रहा है। ठीक है, हमने कोई पॉइंट जो है उठाया है रैंडमली, यहाँ से कोई एक पॉइंट उठाया है, तो आपको बताना है कि ये पॉइंट जो है इस एरिया से आएगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक, तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी निकालने का क्या फॉर्मूला, बस एक फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी निकालने का, एनी बराबर क्या होता है, फेवरेबल बाय टोटल आउटकम। एनी का क्या फॉर्मूला है, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, यही फॉर्मूला है ना। तो हम लोग इसी फॉर्मूला पे चलेंगे और क्वेश्चन को बनाएंगे। हमारा क्या होता है फॉर्मूला, हमारा फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। बात समझ में आ रही है, एनी का यही फॉर्मूला होता है। तो टोटल आउटकम में हमारा क्या हो जाएगा, पूरा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे बात समझिए आप गौर से, भाई इंजीनियर हो, यहाँ पे बात समझो, टोटल आउटकम में क्या हो जाएगा, ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर का क्या एरिया। ठीक है, और फेवरेबल आउटकम में क्या हो जाएगा, ये जो शेप बन रहा है इसका एरिया। ठीक है, ये जो शेप बन रहा है इसका एरिया हो जाएगा। बस वही चीज आप यहाँ के रख दीजिए, काम हो जाएगा। यानी कि हमारा जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम मतलब शेडेड रीजन, यानी कि ये क्या हो जाएगा, शेडेड एरिया हो जाएगा। नीचे हमारा जो हो जाएगा वो हमारा क्या होगा,
टोटल एरिया हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अब आपको मालूम है कि टोटल एरिया क्या होता है, स्क्वायर के केस में साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, स्क्वायर के केस में टोटल एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। तो साइड हमको आर दिया हुआ था, ये क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर हो जाएगा। शेडेड एरिया जो है, ये जो आपका शेप बन रहा है ये वाला, ठीक है, इसका जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट हम बता देते हैं, आप याद कर लीजिएगा। आपको हो सकता है एप्टीट्यूड में इस तरह का क्वेश्चन रिपीट कर जाए तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि बैठ के कैलकुलेट करोगे बहुत टाइम लग जाता है। तो ये हमारा होता है आर स्क्वायर इंटू पाई बाय 2 - 1। ये किस चीज का फॉर्मूला होता है, ये जो शेडेड रीजन बन रहा है इस चीज का फॉर्मूला है ये। बात समझ में आ रही है? ये शेडेड रीजन का एरिया निकालने का फॉर्मूला है। तो इसका हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट प्रयोग कर लेते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू पाई बाय 2 - 1 हो जाएगा। अब आपको मालूम है कि जो कट रहा है उसको कटा दीजिएगा, तो आर स्क्वायर ऊपर नीचे कट जाएगा, तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ से मिल जाएगा पाई बाय 2 - 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बात समझ में आ रही है? क्या आंसर हो जाएगा, पाई बाय 2 - 1, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है कई सारा क्वेश्चन देख लिया, 4-5 क्वेश्चन देख लिया, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए। अब आप जो है इतना भी पढ़ के जाइएगा ना तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे आप लेक्चर एक बार देखिए 4 बार देखिए, अगर आपको बेसिक आइडिया हो गया तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, प्रोबेबिलिटी कंफर्म रखिए। ऐसे मेरा पर्सनल सजेशन मानिए तो, ठीक है, आप लेक्चर को कम से कम 2 से 3 बार देखिए, ताकि आपको जो है जो भी थ्योरी पता है या जो भी कॉन्सेप्ट पता है वो आपको अच्छे से रिवाइज हो सके। ठीक ना? और इसको नहीं, किसी भी लेक्चर को आपको अच्छे से देखना चाहिए ताकि आप अच्छा से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक। और एक बात बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, एप्टीट्यूड का क्वेश्चन यहाँ से प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, जनरली एप्टीट्यूड पढ़ के नहीं जाते, वहाँ पे डायरेक्ट जाके क्वेश्चन डील करते हैं। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगता है, और गेट एग्जाम में टाइम बचाना भी बहुत क्या इंपॉर्टेंट है। अब जो बच्चा कुछ नहीं पढ़ के गया तो अपना टाइम पास करेगा ही ना। समझ गए? तो हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिए। ठीक है, आप हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़िएगा, वहाँ पे बहुत सारा काम का चीज़ होता है, लिंक वगैरह होता है, आप देख लीजिएगा, जो भी हेल्पफुल चीज़ होगा देख लीजिएगा। किसी तरह का अपडेट होता है, चेंज होता है, तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात समझ गए? अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन। आप हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, और कोई भी तरह का दिक्कत होता है, डाउट होता है, तो आप हमसे टेलीग्राम पे चाहे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं।